हेलो एवरीवन। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इस लेक्चर में दोस्तों बात करते हैं टॉपिक के बारे में। हमने ये देखा था बार्टर सिस्टम की, गुड्स के बदले गुड्स की लेन देन में जो पहले से एक इकोनॉमिक प्रक्रिया चली आ रही थी, इकोनॉमिक सिस्टम जो पूरे वर्ल्ड का चला आ रहा था, इसकी हमने लिमिटेशन देखी थी कि लिमिटेशन ठीक नहीं है। हमें कॉमन एक्सचेंज रेट डिसाइड नहीं कर सकते। किस गुड के बदले क्या सामने वाली पार्टी हमें ऐसी मिली जाएगी क्या कि उसके पास वो गुड हो, वो सामान हो जो मुझे चाहिए। अब उसकी पूर्ति तो हो जाएगी। मान लो कि मेरे पास कोई सामान है, सामने वाले पर्सन को चाहिए, उसकी पूर्ति तो हो गई। लेकिन अब मैं फिर अपने सामान के लिए किसको ढूंढूं? और फिर हो सकता है कि जब मुझे वो पर्सन मिल गया हो जिसके पास वो सामान हो जो मुझे चाहिए, वो आइटम हो जो मुझे चाहिए, लेकिन अब जो मुझसे चीज डिमांड कर रहा है वो मैं किसी और को दे चुका हूं ऑलरेडी। फिर एक कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू भी हमने देखा था। एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि मान लो कि एक घोड़े का व्यापारी, एक डायमंड मर्चेंट जो है, वो चाय पीने जाता है चाय की टपरी पर। तो वो एक चाय के बदले अब वो क्या हीरे मोती थोड़ी ना दे देगा पीस कर, या फिर वो गोल्ड की चेन थोड़ी ना पिघलाकर एक ड्रॉप जो है वो दे आएगा उसके के लिए, ये तू रख ले अपने चाय के पतीले में और ये तेरे काम आ जाएगा, भाई तेरी सोने की कढ़ाई बन गई है, सोने का पतीला बन गया है। अब ये नॉनसेंस बातें हैं, मतलब जो बार्टर सिस्टम में, मतलब ना चाहते हुए भी ये नॉनसेंस सिनेरियो आ जाते थे। अब जैसे घोड़े का व्यापारी है, अब उसको कोई राशन लेना है, एक कोई किसी से अनाज लेना है, तो वो अपना घोड़ा थोड़ी ना काट देगा और वो पूरा का पूरा घोड़ा थोड़ी ना दे देगा इस भरोसे कि चलो 10 साल तक मुझे अनाज मिलता रहेगा। मतलब ये चीजें लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। तो इन सब चीजों की समस्या की वजह से इसको खत्म करने के लिए, इस प्रक्रिया को खत्म करने के लिए मनी इन्वेंट हुआ। एंड मनी वॉज इन्वेंटेड बिकॉज नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं पैसा क्या होता है, ये मनी क्या होता है। मनी के बहुत सारे रूप हो सकते हैं, लेकिन हम फिर भी एक बात करते हैं कि ये होता क्या है। मनी कोई भी एक ऐसी चीज होती है जिसको कॉमनली एक्सेप्ट करा जाता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी कि अगर आप गुड्स के बदले गुड्स, या गुड्स के बदले सर्विसेज, जो पहले चलता था बार्टर सिस्टम, इसकी प्रक्रिया को खत्म करने के बाद अगर यह माना गया कि आप गुड्स के बदले कोई मुझे ऐसी चीज दे दो, चाहे वो सिक्कों की फॉर्म में हो, चाहे वो पेपर करेंसी की फॉर्म में हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो सिल्वर हो, अगर आप ये चीज दे दो सामने वाले को और अगर वो उसके लिए एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ मीडियम है, वो एक्सेप्ट वो कर रहा है, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है, 50 लिखा हुआ है, 1000 लिखा हुआ है, 2000 लिखा हुआ है, अगर वो उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, देन दैट इज मनी। अब मनी की डेफिनेशन में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कल को अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप बिल्कुल ठंडे दिमाग से, आपको ज्यादा सोचना ही नहीं है, क्या किसी भी चीज को अगर एक्सेप्ट करा जा रहा है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अगर कल को बहुत नॉन सेंसिकल क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है कि बन गया, लाइक पेन, रजिस्टर, कोई मार्कर है, ठीक है, कोई आपके पास एक सेल की बैटरी क्यों ना है, या आपका जो स्पेक्टिकल्स है, जो चश्मा है, जो गॉगल्स हैं, ये सब क्यों नहीं, क्या ये सारी चीजें मनी की तरह एक्सेप्ट हो सकती है? जी हाँ। एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो दो लोग एक्सचेंज करने को मान जाए एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दैट इज मनी, दैट इज मनी। अब जैसे यहां पर एक बात यह आती है, हर एक इंसान जो पृथ्वी पर अभी रह रहा है और जो भी इंसानी शरीर में एक ये चीज जानता है कि MONEY, मनी क्या है, पैसा क्या है, वो किसी भी देश में रह रहा हो, किसी भी गली मोहल्ले के अंदर रह रहा हो, किसी भी स्टेट के अंदर रह रहा हो, कोई भी जोग्राफिकल टेरिटरी वो शेयर कर रहा हो, किसी भी कॉन्टिनेंट के अंदर वो पर्सन रह रहा हो, अगर वो मनी को जानता है ना, तो देखो ये माना जाता है कि एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल टेरिटरी के अंदर, आई रिपीट, एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल टेरिटरी के अंदर एक गवर्नेंस सिस्टम होता है, कुछ लोग मिलकर उस जोग्राफिकल टेरिटरी को चलाते हैं जिसको हम लोग सरकार कहते हैं। वो अलग बात है कि मनी की टेक्निकल टर्म्स में जाएं कि एनीथिंग विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज वो मनी होगा। ये चीज डिटरमाइन उधर की जोग्राफिकल टेरिटरी में होनी चाहिए और उधर की सरकार की नजरों में वो चीज जो है वो थप्पा लगाकर, स्टैंप लगाकर वो चीज एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। बात ये है। लेकिन इस आइडियोलॉजी को, इस चीज को ब्रीच करा ब्लॉकचेन ने इन द फॉर्म ऑफ क्रिप्टो करेंसी।
बहुत सारी कंट्रीज आज भी लीगल तरीके से उनकी सरकारें इसको रिकॉग्नाइज नहीं करती हैं। उनका सेंट्रल बैंक इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है पूरी तरीके से। अभी भारत ने भी रिकॉग्नाइज नहीं कर रखा है। वो 30% जो टैक्स के दायरे वाली बात है वो अभी भी नौटंकी की फॉर्म में चल रहा है, वो अभी कोई इंप्लीमेंट नहीं हुआ है सच। लेकिन फिर भी एक पूरी तरीके से एक बोल्ड स्टेटमेंट देना कि यस इट इज अ न्यू रियलिटी और हम इसको एक्सेप्ट करने जा रहे हैं, ये चीज कहने में फाइनेंस मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, पूरी की पूरी सरकार और आरबीआई की थोड़ी सी मतलब हमें एक हिचकिचाहट दिखती है। और ये सिर्फ हमारे देश की बात नहीं है, दूसरे देशों की बात भी है। लेकिन फिर भी अगर हम इन टेक्निकलिटीज में ना जाते हुए अगर हम ज्योग्राफिकल टेरिटरी और सरकार के कंसेप्ट को हटा दें, जो कि वैसे नहीं हटाया जा सकता रियल इकोनॉमिक प्रैक्टिस करते वक्त, लेकिन फिर भी एनीथिंग, अगर क्रिप्टो को देख लें, सरकार यहां पर बीच में नहीं है, ज्योग्राफिकल टेरिटरी भी यहां पर बीच में नहीं है, ठीक है। आपको क्या होता है कि आपके पास एक एड्रेस होता है, उस एड्रेस से लेकर इस एड्रेस तक आपको जैसे एक उसके एड्रेस के अंदर एक कोड होता है। मान लो कि ऐसा करके मैं कोड बना रहा हूं, ये कोड है और ये इस कोड तक ये पैसा चला जाएगा और बीच में कोई भी पार्टी जो है वो हमारे बीच में नहीं आ सकती, किसी भी फॉर्म का बैंक या कोई भी चीजें बीच में नहीं आ सकती है। अब ये इसी चीज को अगर लीगल बनाना है तो अगेन यहां पर बैंक ये बोलेगा कि ट्रांजैक्शन हमारे थ्रू कर दो। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को पैसा भेज रहे हो और पैसा आपके बैंक में है तो वो ऑनलाइन कहीं ना कहीं से तो कटेगा ही ना। तो उसके लिए फिर आप यूपीआई अपना यूज करोगे, फोन पे, गूगल पे का वॉलेट वगैरह, तो वो सब हो जाएगा। लेकिन यहां पर बात यह है कि अगर हम इन सारी प्रक्रिया को हटा दें, सारे कॉम्प्लिकेटेड इस प्रोसेस को हटाकर बात करें, कोई भी चीज जो अगर दो पार्टीज एक्सेप्ट कर रहे हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दैट इज मनी, दैट इज मनी। एड्रेस टू एड्रेस भी, ब्लॉकचेन टू ब्लॉकचेन एड्रेस भी, अगर कोई चीज क्या कहते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज अगर जा रही है इन द फॉर्म ऑफ इधर क्रिप्टो करेंसी और सम मैकेनिज्म इन द फॉर्म ऑफ करेंसी, तो वो भी चीज एक एक्सेप्टेबल है। लेकिन फिर वही है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इससे खतरा जो पैदा होता है वो होता है डार्क वेब की फॉर्म में। अब मैं आपको ये जो चीज है ना कि एनीथिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यहां पर मैं भी आपको बताता हूं, एक चीज दिखाता हूं, पहले हम आगे पढ़ लेते हैं फिर मैं बताता हूं। अकॉर्डिंगली इन इंडिया, रुपी जो है वो मनी है, इंडियन रुपी जो है वो मनी है बिकॉज इट इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब यहां पर बात क्या है, यहां पर बात जनरल एक्सेप्टेबिलिटी की है। कीवर्ड है ये इसका, मनी की डेफिनेशन में कीवर्ड है जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। जनरल एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है मनी का। देयरफॉर मनी को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एनीथिंग, सबसे खतरनाक कीवर्ड, एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेबल बाय द पीपल, एक्सेप्टेबल बाय द पीपल, अगर वो गुड्स की लेन देन करते हैं, सर्विसेज की लेन देन करते हैं, ठीक है, या फिर अपने किसी भी प्रकार के उनको कर्जे को चुकाना है। डेट हमेशा मतलब कर्जा नहीं होता। आपको किसी दुकान वाले के, किसी पनवाड़ी की एक आपने सिगरेट या तंबाकू ली, 5 रुपए देना उसके, या राशन पे 15 रुपए 20 रुपए भी देना बाकी रह, अगर आप ये कहते हो कि भैया मैं बाद में दे जाऊंगा, बाद में दे जाऊंगी, वो भी एक डेट होता है। डेट को ऐसा मत समझा करो, इट इज अ नेगेटिव कोनोटेशन। डेट डिपेंड करता है। अब जैसे मतलब मान लो कि आपने मुझे फीस भेजी या फिर मैंने आपको पैसे दिए, तो आपके पास अभी खुले उतने नहीं है, आपके रह गए हैं 500 रुपए, 1000 रुपए या जो भी रह गए हैं, तो वो अब आपको देने हैं। भले दोस्ती यारी में कोई मांगे ना या कोई कुछ आपसे कहे ना, लेकिन वो डेट होता है, मतलब काइंड ऑफ इकोनॉमिकली जो आपके सर के ऊपर किसी भी पैसों का बर्डन जो मंडराएगा वो डेट है। उसकी रीपेमेंट करने को अगर आप किसी भी चीज को, किसी भी माध्यम को अगर यूज करते हो और सामने वाला उसे अगर एक्सेप्ट कर ले, तो ये है डेट, ठीक है। अभी जो एनीथिंग वाली बात है ना कि अगर मतलब मान लो कि अगर आपको पैसे देने हैं किसी के भी या फिर किसी भी प्रकार की उधारी बाकी है, तो अगर सामने वाला पर्सन किसी भी ऐसे चीज को एक्सेप्ट कर ले कि हाँ जी आपको मेरे इतने इतने पैसे देने थे या इतना इतना अमाउंट जो था आपको मेरे को चुकाना था, आप वो ना देकर ये दे दो, अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है ना, यहां पर अगर हम लोग सरकार के फंडे को, प्रॉपर इकोनॉमिक गवर्नेंस के सिस्टम को, सेंट्रल बैंक को, एडमिनिस्ट्रेशन को, इन सबको अगर बीच में अगर हम लोग हटाते हैं, एक देश की करेंसी को, एक देश के पर्टिकुलर करेंसी की डिनोमिनेशन को, डिनोमिनेशन क्या होता है जो आपको लिखा रहता है नोट पे, 500 रुपए, 50 रुपए, 200 रुपए, 2000 रुपए, इसको डिनोमिनेशन बोलते हैं, यानी कि नंबर्स, ठीक है। इसके बारे में भी हम आगे चल के बात करेंगे। लेकिन अगर कोई भी ऐसी चीज जो दो लोगों के बीच में एग्री हो जाए
कि हाँ दिस विल सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ पेमेंट, देन दिस विल बी एक्सेप्टेड एज मनी। आपको किसी अपने अमेरिकन फ्रेंड को ₹2 लाख देने हैं, अब आप वो उसे ये जितने भी नोट आपको दिख रहे हैं आप इस फॉर्मेट में देना चाहते हो, वो एक्सेप्ट कर लेगा क्या बताओ? एक्सेप्ट कर लेगा? क्यों? आपकी जेब से तो ₹2 लाख जा ही रहे हैं, आप तो उसको दे ही रहे हो। वो कहेगा एक ऐसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज के थ्रू मुझे मेरा पैसा दो जो कि हम दोनों में एक्सेप्टेबल हो, राइट? हम दोनों में एक्सेप्टेबल हो। वो क्या कहेगा? ऑनलाइन ट्रांसफर करवा दो। और इसके लिए वर्ल्ड लेवल पे जैसे जो सिस्टम यूज होता है जो कि जनरली एक्सेप्टेबल ग्लोबली है, आप लोगों ने सुना होगा पेपाल, राइट? ये चीज है। अब आगे चल के हम ना एक सेकंड आगे चल के हम ना एक चीज और पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। देखो क्या होता है यार, अब देश में ना सिक्के जो है वो एक्सेप्टेबल है, मान क्या लो है ही, सिक्के एक्सेप्टेबल है। लेकिन अब किसी को अगर मेरे को 2 करोड़ की पेमेंट करनी है और मैं उससे बोल रहा हूं, या फिर आपने ऐसी रील्स देखी होंगी इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी फनी वाली, कि पर्सन आईफोन लेने गया, वो सिक्कों की बोरी लेकर चला गया। सिक्के जो है अब देश में ₹5 का सिक्का, ₹10 का सिक्का, ₹20 का सिक्का, ₹1 का सिक्का, 2 का सिक्का, ये सारे एक्सेप्टेबल है कि नहीं है? ये सारे एक्सेप्टेबल है। लेकिन अब देखो मैं कुछ कर तो सकता नहीं, क्योंकि देश में ना एक रूल होता है कि अगर जो फॉर्म ऑफ करेंसी चल रही है, जैसे 2,000 रुपए, ₹500, ये ₹200, आपको एक बात बताता हूं मैं, आगे चल के हम इसको देखेंगे। हमारे देश में एक्ट है जो वो ये कहता है कि अगर जो देश की डिनोमिनेशन और जो करेंसी है जो कि लीगल टेंडर है, मतलब जो एक्सेप्टेबल करेंसी होती है ना, लीगल टेंडर है। जैसे अब 1000 का नोट चलता नहीं है, अब वो लीगल टेंडर नहीं रहा। लीगल टेंडर मतलब जो करेंसी अभी देश में घूम रही है और सबको एक्सेप्टेबल है, और जिसको मान्यता प्राप्त है सरकार की और आरबीआई की, ठीक है? अगर उसको किसी ने लेने से मना कर दिया, आप कोई भी चीज खरीदने गए हो या आपने कोई सर्विस अवेल करी है, और देश में जो लीगल टेंडर है, जिस चीज के पास भी लीगल टेंडर का स्टेटस है, कोई भी ऐसी करेंसी, कोई भी ऐसा मीडियम ऑफ फॉर्म ऑफ पेमेंट, अगर उसको लेने से सामने वाली पार्टी मना करती है तो सामने वाली पार्टी को जेल हो सकती है, प्लस फाइन भी लग सकता है उसके ऊपर। अब आपको किसी को पेमेंट करनी है ₹5 लाख, आप 50-50, 100-100 के, 500-500 के नोट जो लेकर जा रहे हो उसके पास, वो मना नहीं कर सकता आपको। अगर आप उसको पेमेंट कर रहे हो, आप कह रहे हो भाई मैं पैसा दे तो रहा हूं तेरे को, सामने वाला पर्सन कोई नखरे नहीं दिखा सकता, यू कैन डायरेक्टली कंप्लेन, वो पर्सन को जेल हो जाएगी कि तुमने लीगल टेंडर को एक्सेप्ट करने से कैसे मना कर दिया। लेकिन हम आगे पढ़ेंगे, हमारे देश में कॉइनेज एक्ट है, सिक्के एक लिमिट से ज्यादा लेने में मुझे हिचकिचाहट होगी। मैं क्यों लूं भाई 5 लाख? अगर मैंने किसी को ऑनलाइन ट्रांसफर करे थे या कुछ भी करे थे, वो वापस मुझे सिक्कों की, चिल्लरों की बोरियां दे रहा है, मेरे को नहीं चाहिए। मैं इतना कहां कैरी करूंगा, कहां रखूंगा, और किस किस दुकान वाले को देते फिरूंगा? यही काम रह गया मेरा कि मैं हजार हजार के सिक्के बांध बांध के सब्जी वाले भैया को, राशन वाले भैया को, मोमोज वाले भैया को, के लो आपके तो काम आई जाएंगे, आप मुझे इसके बदले हजार हजार रुपए सारे फोन पे कर दो। यही काम रह गया मेरा। सिक्के एक लिमिट से ज्यादा लेने में यू कैन डिनाई, हम पढ़ेंगे वो कितना है और ये एक्ट कौन सा है, ये क्या कहता है। तो एनीथिंग जिसको आप एक्सेप्ट कर सको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वो मनी है आपके लिए। जैसे एक चीज दिखाता हूं मैं आपको, ये देखो दोस्तों, ये मेरा एक प्लेटफॉर्म है क्रिप्टो करेंसी का, ठीक है? एंड यहां पर जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, जो हम अगर डेफिनेशन देखें, एनीथिंग विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब जो ब्लॉकचेन एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जिसमें मैं चाह नहीं रहा कि मेरे बीच में और सामने वाले के बीच में कोई बैंक या कोई पार्टी आए, ये मेरा एक वर्चुअल एड्रेस है।
ये मेरा एक वर्चुअल एड्रेस है, ठीक है। अगर मैं किसी को बोल रहा हूं कि तुम मेरे को ना, देखो मैं डिपॉजिट पर, यहां पर आप देखो मैं यहां पर डिपॉजिट पर गया, मैं अगर किसी को बोल रहा हूं कि तुम ना मुझे इस एड्रेस पर, इस एड्रेस पर या इस एड्रेस पर, मेरे 3 एड्रेस हैं, ठीक है। यहां पर जाकर इसको कॉपी पेस्ट मैंने करा ये ऐसे करके, और मैं मान लो कि आपसे बोल रहा हूं, मैं फाउंडेशन कोर्स के अपने ग्रुप पर आया, मैंने यहां पर ये पेस्ट कर दिया, मैं आपसे बोल रहा हूं मुझे ना जो पेमेंट है, जो फीस है, अब से इस एड्रेस पर सेंड करना, और मैं क्रिप्टोज में एक्सेप्ट कर लूंगा आपकी पेमेंट, क्रिप्टोज में एक्सेप्ट कर लूंगा आपकी पेमेंट, इतने मुझे बिटकॉइन या इतने कोई भी चीज मुझे यहां पर लाकर ये बेच देना, ये मैंने आपको एड्रेस दे दिया। अगेन ये जो चीज है ब्लॉकचेन है, हमारे बीच में यहां पर कोई नहीं आ सकता, और ये एड्रेस यहां तक जो गया, आपने इस पे मुझे फीस भेजी इन द फॉर्म ऑफ क्रिप्टोज, एंड सिंस आई एम एक्सेप्टिंग इट, दिस इज सर्विंग एज अ मनी बिटवीन अस। क्या ये चीज सबको समझ में आई? समझ में आई ये चीज सबको? देखो क्रिप्टोग्राफी एक फॉर्म ऑफ आर्ट भी हो सकती है, और ये एड्रेस जो वर्चुअल एड्रेस है इसको ब्लॉकचेन बोलते हैं, सेंट्रलाइज डीलेजर, डिसेंट्रलाइज लेजर, सॉरी डिसेंट्रलाइज लेजर, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है यहां पर, ठीक है। बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मनी की, फिर बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मनी की। जनरल टर्म्स में मेन फंक्शन जो है मनी का वो यही है कि मनी ना एक ऐसी चीज है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज की लेन देन को, ठीक है, आसान बना देता है और व्यापार को स्मूथली कैरी आउट करने में मदद करता है। कोई भी ऐसी चीज जिसकी वजह से गुड्स एंड सर्विसेज का आदान प्रदान, उनका एक्सचेंज फैसिलिटेट हो, और जिसकी वजह से व्यापार जो है गुड्स एंड सर्विसेज का वो स्मूथली कैरी आउट हो सके, वो जो पिलर है वो पिलर मनी है, जो इस चीज को इजी बनाता है। इसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि अगर ये कल को यूपीएससी में आ जाए तो याद रखना कि मनी का सबसे प्रोमिनेंट बात क्या है, सबसे प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है मनी का, तो वो है जनरल एक्सेप्टेबिलिटी का प्रिंसिपल। क्यों? क्योंकि मनी की पहली बात है कि मनी को हम ये नहीं बोल सकते ये आइटम है दुनिया के अंदर XYZ ABC, ये लिस्ट है, आज तक यही मनी है, यही मनी यूज हुआ है और यही होता रहेगा। नहीं होता रहेगा, क्या होता रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? अभी तो 2016 तक हमारी आंखों के सामने 1000 रुपए का नोट भी मनी की तरह यूज हो रहा था। अब अगर आप किसी को दो तो ये यूज नहीं होगा। कभी किसी, जो अगर आपके पास 1000 रुपए का नोट पड़ा हो ना, कभी किसी पंडित को देकर देखना मंदिर के अंदर, वो भी मना कर देंगे। तो तुम उनसे बोलना भगवान को थोड़ी ना पता है, मैं तो आज साथ चढ़ा रहा हूँ, ये मेरे लिए 1000 रुपए थे, ये उस टाइम पर मेरे जोड़े हुए, मेरी मेहनत की कमाई है। आज ये लीगल टेंडर नहीं रहे तो क्या हुआ? जिसने संसार बनाया उसके लिए तो सब लीगल है, ले पंडित नहीं लेगा। लेकिन जो ये जो नोट है जिनके ऊपर पाबंदी हो गई है, 500 का पुराना नोट और 1000 के नोट, इनको घर पे एक लिमिट से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता, वरना पर्सन को जेल हो जाएगी। और डॉलर्स जो या कोई भी फॉरेन एक्सचेंज जो हो, फॉरेन करेंसी हो, उसको भी आप लिमिट से ज़्यादा नहीं रख सकते, वरना ये माना जाता है कि डैट आप स्मगलर हो। तो फंक्शंस ऑफ मनी को एक ना पोएट्री फेस के तौर पर एक यूज़ करा जाता है, 2 लाइनें कही जाती हैं इसके लिए, ठीक है, शायरी की फॉर्म में। फंक्शंस ऑफ मनी जो है इसको एक कपलेट की फॉर्म में, मतलब काइंड ऑफ जैसे एक वो नहीं होता, राइम बन जाता है। जैसे मनी इज अ मैटर ऑफ फंक्शंस फॉर, ये एक मीडियम है, अ मेजर है, एक स्टैंडर्ड है, एंड अ स्टोर। ठीक है, इसको हम जानते हैं अभी ये सारा का सारा क्या है। जो लिमिटेशंस थी ना बार्टर सिस्टम की दोस्तों, कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह कुछ यूज नहीं करा जा सकता बार्टर सिस्टम में, जब मनी नहीं है तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज किसको करा जाएगा? तो बार्टर सिस्टम की जो लिमिटेशंस थी, जैसे अगर हम ये 4 मीडियम पढ़, ये 4 चीज़ें पढ़ रहे हैं एज अ
मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, यहां पर देखो जो फंक्शंस है ना मनी के, उसको आप दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। एक मनी के होते हैं दोस्तों प्राइमरी फंक्शंस, और दूसरे होते हैं सेकेंडरी फंक्शंस। ठीक है, प्राइमरी फंक्शंस में मनी जो है वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। बार्टर सिस्टम में आप किसी भी गुड को बोल सकते थे क्या दिस विल सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज? कोई एक स्टैंडर्ड चीज थी नहीं जिसको आप मीडियम एक्सचेंज की तरह यूज कर सको, है ना। गुड के बदले गुड्स इंसान दे रहा है उस जमाने में। फिर मेजर ऑफ वैल्यू, हर चीज को आप एक मॉनेटरी वैल्यू दे सकते हो आज के टाइम में, लेकिन पहले वही वाली बात है कि इसको क्या वैल्यू दोगे, हॉर्स वर्सेस टी। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी फंक्शन क्या है मनी के, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट। मान लो आपने 2 लाख का कोई लैपटॉप खरीदा या कोई फोन खरीदा। ठीक है, आपने सैमसंग का फोन खरीदा 2 लाख रुपए का, Z Fold 4। अब आपने उसकी ईएमआई बनवा ली, जो कि हो सकता है 11 महीने से लेकर 15 महीने तक की हो। आपने उसकी ईएमआई बनवा ली, ओके। अब ये काम आप मनी है इसलिए कर सकते हो कि सामने वाले को आपने ये दिलासा दे दी है। दिलासा मतलब क्या, आप समझ ही गए होंगे कि टेक्निकल टर्म्स में जो भी आपका बैंक स्टेटमेंट बनेगी, रिटर्न रिकॉर्ड्स बनेंगे, जो भी एग्रीमेंट होगा कि आप हर महीने इतनी इतनी किस्त देते रहोगे मनी की फॉर्म में। लेकिन जब बार्टर एक्सचेंज चलता था, बताओ हम डेफर्ड पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट किसी को दे सकते हैं कुछ भी एक फिक्स अमाउंट पे? बताओ, आप लगातार दे सकते हो हर महीने किसी को कोई चीज एक बातें पर गुड्स की फॉर्म में कि इतना इतना तो मैं दे ही दूंगा। वो मैंगोज वाला एग्जांपल याद है प्रीवियस लेक्चर के अंदर शाइनी, कि 50 किलो किसी को मैंगो चाहिए है, आप उसने आपका काम कर दिया, आप कह रहे हो खत्म हो गए हैं, नेक्स्ट सीजन में 25 किलो ले लेना। बताओ सौगंधा, मानेगा कोई ऐसा, ऐसी कोई कॉन्ट्रैक्ट? आपका काम मैं आज कर रहा हूं, आप मेरा काम 1 साल बाद कर रहे हो, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट होने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना। उसके बाद ये दिक्कत इस वजह से भी आती थी कि गुड्स को स्टोर नहीं करके रखा जा सकता, क्योंकि गुड्स जनरली क्या होते हैं, पेरिशेबल। अगर वो नॉन पेरिशेबल भी है ना, तो होता क्या कि वो थोड़े से फेड अवे हो जाते हैं, फीके पड़ गए या उतनी अच्छी उनकी क्वालिटी नहीं रही। आप मुझे एक बात बताओ, जब आप दुकान पे जाते हो, बाजार पे जाते हो, आपको कोई भी एक ठोस सामान लेना होता है, तो आप क्या उनसे ये कहते हो भैया पुरानी फ्रिज, पुरानी अलमीरा या पुरानी चीजें दिखा दो? फ्रेश ही लेकर आते हो कि नहीं आते हो? बताओ। ये चीज है। अब हम इन चारों को नाम तो हमने दे दिया है, एक बार अब ध्यान से पढ़ते हैं। ये चारों फंक्शंस ऑफ मनी जो है, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। अगर कल को ये आए ना, ये क्वेश्चन आए कि बार्टर एक्सचेंज क्या होता है, बार्टर सिस्टम क्या होता है, उसकी लिमिटेशंस क्या थी, एंड मनी के इन्वेंशन की वजह से बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस कैसे खत्म हो गई। आई रिपीट, बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस कैसे खत्म हो गई मनी की वजह से। तो ये 4 फंक्शंस हैं। अब ये जो 4 फंक्शंस है मनी के, जिसको आप 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन, ये अपने आप में एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट आर द प्राइमरी फंक्शन, विच अमंग द फॉलोइंग आर प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी, विच अमंग द फॉलोइंग आर द सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी। लोगों को मनी की डेफिनेशन ही नहीं पता, तो प्राइमरी सेकेंडरी फंक्शन क्या जाने के, फंक्शंस नहीं पता मनी के। एंड इस तरह के जो क्वेश्चंस है ना, मैं नहीं मानता कि यूपीएससी में आएंगे, चलो, लेकिन स्टेट पीएससी के आज भी ऐसे क्वेश्चंस बहुत फेवरेट है ये वाले, कि मनी की डेफिनेशन लिखो, बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस लिखो। यूपीएससी में अगर कोई क्वेश्चन आएगा, जिस हिसाब से यूपीएससी बहुत बेसिक लेवल पे जाता जा रहा है, कोर कंसेप्ट्स पूछ रहा है वो इकोनॉमिक्स के मेंस के पेपर के अंदर, जीएस पेपर 3 के अंदर डायरेक्टली, तो वो ये पूछ सकता है कि बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस को मनी की इन्वेंशन ने कैसे खत्म कर दिया। तो मुझे एक बात बताओ जरा सौगंधा, या कोई भी ईशा, ये सारे के सारे जो हम फंक्शंस पढ़ रहे हैं मनी के, ये सारे बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस ही तो थी ना, कि बार्टर सिस्टम के अंदर मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था, मेजर ऑफ वैल्यू नहीं था, स्टैंडर्ड और डिफर्ड पेमेंट नहीं था, और स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं था। ये सारा काम मनी ने कर दिया कि नहीं कर दिया?
हमने ये देखो ये पढ़ा था जैसे देखते हैं हम इसको एक एक करके, डोंट वरी, साथ में समझ में आ जाएगा आपको। 10 कन्वेंशनली मनी जो है, मनी परफॉर्म्स द फॉलोइंग 4 मेन फंक्शंस। ये जो 4 फंक्शंस है ना, हर 4 फंक्शन बार्टर सिस्टम की एक डिफिकल्टी को दूर करता है। यानी कि मतलब मान लो बार्टर सिस्टम की एक डिफिकल्टी है, क्या है डिफिकल्टी, इसको मान लेते हैं बार्टर सिस्टम के अंदर देयर इज लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। इसको दूर कर देता है मनी। मनी सर्व्स एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है एंड मेजर ऑफ वैल्यू है, ये मनी के प्राइमरी फंक्शंस हैं, बिकॉज ये मनी की प्राइम इंपॉर्टेंस को शो करते हैं कि भैया एक माध्यम है एक्सचेंज करने का, मेरे को गुड्स लेकर आने हैं तो मैं सामने वाले पर्सन को इतना इतना रुपया दे सकता हूं। और किसी भी चीज को, कोई भी गुड अगर मुझे उठाना है, कोई भी सर्विस मुझे चाहिए, हर चीज की कीमत होती है। जैसे आजकल दुनिया में एक चीज बोली जाती है ना कि कोई भी चीज फ्री नहीं है, कि बेटा नो लंच इज फ्री इन लाइफ। हर चीज की वैल्यू होती है, टाइम की भी वैल्यू है ना मयूर, समझ सकते हो आप तो, ऑप्शन सेलर है ना। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू, ये प्राइमरी फंक्शंस हैं मनी के, बिकॉज दे आर ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। वेयर एज द स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू, ये सेकेंडरी फंक्शंस हैं। सेकेंडरी फंक्शंस इनको इसलिए कहा जाता है कि ये प्राइमरी फंक्शन से ही डिराइव हुए हैं। यानी कि अगर मनी के ये दो फंक्शंस नहीं होते ना, तो ये दोनों नहीं बन पाते। ये इकोनॉमिक्स का व्यू पॉइंट है, मतलब ये थ्योरेटिकल बात है, ऐसे कोई वो नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइमरी फंक्शंस कौन से हैं, सेकेंडरी फंक्शंस कौन से हैं। कल को आप बैठ के पेपर के अंदर यही सोच रहे हो स्टूपिड बनकर कि यार मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। अरे सोच के देखो ना, मनी का मेन काम क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू। फ्यूचर पेमेंट तो बाद में दोगे ना भैया, वो पेमेंट पहले एक्सेप्टेबल तो होनी चाहिए। और स्टोर ऑफ वैल्यू क्या है, स्टोर तो तब मनी को करोगे ना, पहले वो मनी तो हो। आप किसी चीज को अगर स्टोर कर रहे हो मनी को, तो ऑब्वियसली बात है, उसको आम भाषा में क्या कहते हैं, सेविंग्स। सेविंग्स किसी ना किसी चीज के लिए आप कर रहे हो। कोई चीज आपको पसंद है, किसी चीज कोई आपको लेनी है, या फ्यूचर के लिए किसी के लिए कर रहे हो, किसी पर्सन के लिए कर रहे हो, आइटम फॉर्म में, या फिर किसी ना किसी को किसी प्रकार का सुख देने के लिए आप कर रहे हो। लेकिन आपके दिमाग में कैलकुलेटरी मेजर है कि यार इतना मनी तो मुझे सेव करके चलना पड़ेगा, क्योंकि जो मैं चीज खरीदने के लिए जो पैसा जोड़ रहा हूं या जोड़ रही हूं, उसकी वैल्यू इतनी है। तो मेजर ऑफ वैल्यू आ गया कि नहीं आ गया, एंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दीज आर द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी, एंड प्राइमरी फंक्शन से ही डिराइव होते हैं, उनसे ही बनते हैं, उनके ही वजूद से बनते हैं सेकेंडरी फंक्शंस। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू का अपने आप में कोई वजूद नहीं है। ये वजूद जो इनको मिला है, जो इनकी औकात है, वो प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी की वजह से ही डिराइव होती है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक लिमिटेशंस पकड़ेंगे बार्टर एक्सचेंज की, और उसके सामने मनी उस समस्या को कैसे दूर करता है, बार्टर एक्सचेंज की उस समस्या को, ये हम देखेंगे। यानी कि अगर ये बार्टर सिस्टम है या बार्टर एक्सचेंज है, एंड सामने यहां पर मनी है, इसकी एक लिमिटेशन जिसको ये सॉल्व कर देता है, इसकी दूसरी लिमिटेशन जिसको ये सॉल्व कर देता है मनी। तो ये हम देखेंगे, ताकि आपको अगर एक क्वेश्चन आए और आपके पास स्कोप कम हो, तो आप टेबुलर रिप्रेजेंटेशन के अंदर बनाकर ये वाला क्वेश्चन आप लिख सको कि उसके ये वाली लिमिटेशन को मनी कैसे दूर कर देता है। एंड ये चीज किसी भी बुक के अंदर इतनी डिटेल में गिवन नहीं है, जितना ही आपको खोद खोद कर बार बार बार्टर बार्टर रिपीट करवाया जा रहा है, मनी रिपीट करवाया जा रहा है। इसी से क्वेश्चंस बनते हैं, इतने बेसिक क्वेश्चंस। यहां तक किसी को कोई डाउट है, जल्दी बताओ, कोई भी डाउट। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।